पाकिस्तान, भारत, कश्मीर या क्रिकेट से मुतल्लिक यूट्यूब पर कोई वीडियो हो, कोरा पर कोई सवाल हो या ट्विटर पर कोई गपशप हो, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कीबोर्ड जंग शुरू हो जाती है। इसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को दुश्मन दिखाया हुआ है। दोनों मुल्कों के अवाम यही समझते हैं कि हम सही हैं और दूसरे गलत। हालांकि सच तो ये है कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ गलत कर रखा है। जी हाँ, पाकिस्तान ने भी भारत के साथ बहुत कुछ गलत किया हुआ है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तानियों को ये बात बताई थोड़ी जाती है। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत में किसी को ये नहीं बताया जाता कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या क्या गलत किया है। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि दोनों मुल्कों के लोग अपनी आधी इन्फॉर्मेशन लेकर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो हमने आज ये सोचा कि पूरा सच आपको बता ही दिया जाए। चूँकि मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, इसलिए इस वीडियो का टाइटल इस नज़रिए से है कि आखिर भारत के लोग हमसे लड़ते क्यों हैं, और यही बात पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती। लेकिन इस वीडियो के बाद ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि भारत ने पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया और पाकिस्तान ने भारत के साथ क्या क्या किया। 1930s में जब सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने अपना अलग मुल्क मांगना शुरू किया, तो उसमें एक बात ये भी चली कि इस मुल्क का नाम क्या होगा। पूरे बरसगीर को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा जाता था और यहाँ पर छोटे छोटे रीजन्स थे, जैसे पंजाब, सिंध, बंगाल और महाराष्ट्र वगैरह। हर इलाके के लोगों की अपनी अपनी ज़ुबानें थीं, कुज़ीन थी, कल्चर था। हिंदुस्तान एक बहुत बड़े इलाके का नाम था जिसके अंदर बहुत सी रियासतें होती थी। हर रियासत की अपनी अपनी इकानमी होती थी, अपने अपने कवानीन होते थे। कहीं मुसलमान रूलर्स होते थे, कहीं हिंदू। बड़ी बड़ी एम्पायर्स ऐसे ही चलती थी। इन एम्पायर्स के अंदर बहुत सी कौमें होती थी, इसलिए इनको अपने ही अंदाज से चलने दिया जाता था। कैपिटल में बैठा हुआ शहंशाह सिर्फ डिफेंस की तरफ तवज्जो देता था और रियासत के मामला रियासतें खुद देखती थी। भारत में भी ऐसा ही निज़ाम चल रहा था। दिल्ली कैपिटल था और बादशाह वहाँ पर बैठा करता था। अपनी अपनी रियासतों के हुक्मरान बादशाह को टैक्स जमा करवाते थे। बदले में बादशाह इन रियासतों पर हमला नहीं करता था, बल्कि अगर कभी दो रियासतों में कभी लड़ाई हो भी जाए तो उनमें सुलह सफाई करवा देता था। अगर बाहर से कोई बादशाह या शहंशाह हमलावर हो जाता तो बादशाह का काम यह होता कि हर रियासत से फौजियों को इकट्ठा करता और हमलावर का मुकाबला करता। करते करते अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। 100 साल से ज़ायद इनकी हुकूमत रही और फिर आज़ादी की तहरीकें चलना शुरू हो गईं। वर्ल्ड वार 2 के बाद अंग्रेज़ बहुत कमज़ोर हो गए थे, इसलिए उन्हें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। इस पूरे सिनेरियो की तफसील हमने एक पिछली वीडियो में बताई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अंग्रेज़ों ने आखिर हिंदुस्तान छोड़ा ही क्यों, तो ये वीडियो देख लें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहरहाल उस वीडियो से एक छोटा सा टुकड़ा आपको सुनाता हूँ। आखिर अंग्रेज़ों को इतनी बड़ी और इतनी ताकतवर एम्पायर को छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी, और फिर इतनी जल्दी क्यों थी? क्योंकि ये तो सबको नज़र आ रहा था कि अगर जल्दी जल्दी ये काम किया गया तो बहुत सी जानें ज़ाया होंगी, क्योंकि उस वक्त तक हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफ़रतें पैदा हो चुकी थी। वही हुआ, तकसीम हुई और इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी हुई। 20 लाख लोग मारे गए। इंसानी तारीख के सबसे बड़े सानियों में से एक ये पार्टीशन बनी। आखिर क्यों किया गया ऐसा? और जब ये पता था कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो फिर कश्मीर का मसला क्यों छोड़ा गया? शायद कुछ भी गलती से नहीं हुआ, बल्कि ये सब बाय डिज़ाइन था। नफ़रत बनानी थी, रखनी थी, दुश्मनी बनाकर चलते बने। पहले वर्ल्ड वार 1 और फिर वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका, बरतानिया और सोवियत रूस ने असला बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कायम कर ली थीं। और फिर वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद इस असलहे के लिए कोई गाहक तो चाहिए था। ऐसे मुल्क चाहिए थे जिनकी आपस में दुश्मनी हो। अगर बरतानिया आधी दुनिया पर कब्ज़ा करके बैठा रहता तो जंगें कैसी होती, लोग आपस में लड़ते कैसे? और वैसे भी बरतानिया की तो बैंड बज गई थी वर्ल्ड वार 2 में। रूस और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें बनकर उभरे थे और ये पैटर्न बना था कि बहुत से मुल्क बने थे जो एक दूसरे से दुश्मनियाँ रखते थे। एक रूस का दोस्त होता था और दूसरा अमेरिका का। मिसाल के तौर पर साउथ यमन रूस का दोस्त था, नॉर्थ यमन अमेरिका का। इसी तरह ईस्ट जर्मनी रूस का दोस्त था और वेस्ट जर्मनी अमेरिका का। नॉर्थ कोरिया रूस का दोस्त था, साउथ कोरिया अमेरिका का। भारत रूस का दोस्त था, पाकिस्तान अमेरिका का। जब पाकिस्तान और भारत बने तो रियासतों के पास ऑप्शन थी कि वो अगर पाकिस्तान या भारत में से किसी के साथ भी ना मिलना चाहें तो वो अपनी आज़ाद हैसियत रख सकती हैं, यानी वो आज़ाद मुल्क के तौर पर चल सकती हैं। कश्मीर की आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन राजा हिंदू थे। महाराजा हरी सिंह कहलाते थे। वो जाहिर है भारत के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन आबादी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी। तब वो पाकिस्तान और भारत दोनों से निगोशिएशन करना चाहते थे कि कौन सा मुल्क इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मफादात देने को तैयार है।
दोनों मुल्कों के लिए कश्मीर क्रिटिकल था क्योंकि पानी का सोर्स था और पानी तो ज़िंदगी है। पानी से ही बिजली बनती है, पानी से ही खेतों में हरियाली आती है, फूड का सोर्स भी पानी है, एनर्जी का सोर्स भी पानी, और पानी आता था कश्मीर से। पाकिस्तान का पानी भी, भारत का पानी भी। पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह जानता था कि एक मुसलमानों का मुल्क कभी भी राजा हरी सिंह को पसंद नहीं आ सकता। इसलिए पाकिस्तान ने आज़ादी के कुछ दिन बाद ही कबायली लश्कर कश्मीर में दाखिल किए। उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज इसलिए हमला नहीं कर रही थी क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ब्रिटिश ऑफिसर थे और वो लड़ने को तैयार ही नहीं थे। कबायली लश्कर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों की तरफ से होते हुए बहुत तेज़ी से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। जब महाराजा हरी सिंह को सारा कश्मीर हाथ से निकलते हुए नजर आया तो वो फ़ौरन भारत के साथ मिल गया और भारत ने कश्मीर में अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी। फिर पाकिस्तानी फ़ौज भी डायरेक्टली कश्मीर में इन्वॉल्व हुई। कर्नल अकबर खान कश्मीर मिशन की क़यादत कर रहे थे, लेकिन फिर पंडित नेहरू ने यूएन में जाकर कहा कि हम कश्मीर के लोगों से पूछेंगे कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। जिस मुल्क के साथ कश्मीरी रहना चाहेंगे वो मिल जाएंगे। पाकिस्तान भी मान गया और जंग रोक दी गई। मैं एक बार फिर कुछ दिन पहले की वीडियो से एक छोटा सा टुकड़ा आपको सुनाने लगा हूँ जिसमें इस रेजोल्यूशन पर तफसील से बात हुई है। जब पंडित जी यूएन पहुँचे तो जंग बंदी करना पाकिस्तान की मजबूरी बन गई, क्योंकि अगर अमन व अमान के साथ कश्मीर मिल रहा था तो फिर जंग की क्या ज़रूरत थी। अब बात होनी थी यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर को लेकर अगले 5 साल में बहुत सी करारदादें मंजूर हुई, लेकिन उनमें सबसे अहम है यूएन रेजोल्यूशन नंबर 47। ये वो करारदाद है जिसमें कश्मीर के तनाज़े के हल का तरीक़ाकार लिखा है और पाकिस्तान और भारत दोनों ने उस पर दस्तखत कर रखे हैं। रेजोल्यूशन नंबर 47 के बाद वाली तकरीबन सब करारदादें बेसिकली यही कहती हैं कि रेजोल्यूशन 47 में जिस तरह लिखा है कश्मीर का मसला वैसे ही हल होगा। इस करारदाद के पहले पैराग्राफ में ये लिखा है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और कश्मीर के बाकी जिन इलाकों पर पाकिस्तान का कब्जा है वो यहाँ से अपनी फ़ौज निकालेगा, और फिर लिखा है कि भारत अपनी महदूद फ़ौज वहाँ पर रखेगा और उसी फ़ौज की ज़ेर निगरानी एक रेफरेंडम करवाया जाएगा और फिर कश्मीर के लोग जिसके साथ जाना चाहेंगे जाएंगे। यानी पाकिस्तान गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, सारा कराक्रम का पहाड़ी सिलसिला, नीलम जहलम डैम, आज़ाद कश्मीर की वादियाँ, देवसाई, ये सब इलाके पाकिस्तान भारत को दे दे, फिर यूएन वहाँ रेफरेंडम करवाएगा। ये कैसी शर्त है? सीधा साधा तरीका ये था कि दोनों मुल्क अपनी अपनी फ़ौजें बाहर निकालें और यूएन के पीस मेकर इलाके का कंट्रोल संभालें और रेफरेंडम करवा दें। अब जाहिर है क्या कहूँ, पाकिस्तान को कभी भी ऐसी रेजोल्यूशन पर एग्री नहीं करना चाहिए था, मगर किया। भारत की हिपोक्रेसी तो ये है कि इसने कभी चाहा ही नहीं कि कश्मीर के लोग अपनी मर्ज़ी से रह सकें। भारत ने इस टेक्निकलिटी की बुनियाद पर कभी कश्मीरियों से ये पूछा ही नहीं कि वो किन के साथ रहना चाहते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जब जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया तो भारत ने फ़ौरन फ़ौजी ऑपरेशन करके जूनागढ़ पर कब्ज़ा किया और वहाँ पर एक रेफरेंडम करवा दिया कि देखें जी, यहाँ के लोग तो भारत के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए अब जूनागढ़ पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का हिस्सा है। कश्मीर का केस भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ के लोगों से कभी पूछा ही नहीं गया कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। जाहिर है टेक्निकली तो भारत ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मॉरली भारत गलत है। पाकिस्तान ने कई बार कहा है कि यूएन वहाँ पर अगर प्लेबिसाइड यानी रेफरेंडम करवाता है तो पाकिस्तान पूरी तरह मदद करेगा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर इंडिया के हवाले तो नहीं करेगा ना। भारत ये कह सकता था कि हम अपनी फ़ौज निकाल लेते हैं और यूएन के पीस के पर रेफरेंडम करवा दें, या फिर यूँ भी कह सकता था कि पाकिस्तान और भारत अपने अपने कंट्रोल वाले इलाकों में यूएन के ज़ेर निगरानी रेफरेंडम करवा देते हैं। लेकिन भारत हमेशा यही कहता है कि आपने लिख कर दिया है कि आप अपनी फ़ौज निकालेंगे, तो आप अपनी फ़ौज निकालेंगे तो फिर ही रेफरेंडम होगा। और जाहिर है भारत ये बात इसलिए कर रहा है कि इस मामले का कोई हल ना निकले। जूनागढ़ के लिए असूल अलग था, कश्मीर के लिए असूल अलग है। ये तो थी वो बात जो पाकिस्तान के साथ गलत हुई, अंग्रेज़ों की तरफ से और भारत की तरफ से। और अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ और क्या क्या गलती की। जनरल अयूब खान जब पाकिस्तान के सदर थे, उनके सर पर एक बात सवार थी कि कश्मीर हासिल करके ही रहना है, और लगता भी ये था कि कश्मीर हासिल कर लेंगे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान एक तगड़ा मुल्क था। भारत तो गरीब मुल्क था, पाकिस्तान उस वक्त टेक्नोलॉजिकली एडवांस मुल्क था। पाकिस्तान स्पेस में जा रहा था, डैम बना रहा था, ग्रीन फील्ड कैपिटल बना रहा था, दुनिया के टूरिज्म का मरकज़ बन रहा था। जर्मनी जैसे मुल्कों को पाकिस्तान कर्जे देता था। पाकिस्तान में 4 रुपये का $1 मिलता था, भारत में 8 रुपये का, यानी एक पाकिस्तानी रुपये के 2 भारतीय रुपये मिलते थे। पाकिस्तान वाज अ बिग डील बैक देन।
और इसके साथ साथ कश्मीर के लोगों की मुकम्मल सपोर्ट थी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, अपनी ज़ुबान की वजह से, अपने मज़हब की वजह से। और उस वक्त पाकिस्तान की इकानमी भी बेहतर थी, इसलिए पाकिस्तान के साथ मिलना ही बेहतर था। तो पाकिस्तान भी कश्मीर हासिल करने के लिए मेहनत क्यों ना करता, लेकिन पाकिस्तान ने एक तरीका का चुना जो बिल्कुल अजीब सा था। पाकिस्तान ने बराह रास्त फौजी ऑपरेशन करने की बजाय गुरीला कार्रवाइयों के जरिए भारतीय डिफेंस को कमज़ोर बनाने का तरीका अपनाया। पाकिस्तान की कोशिश थी कि पहले कश्मीर में भारतीय डिफेंस लाइंस को इतना कमज़ोर किया जाए कि वो डिफेंस करने के काबिल ही ना रहें, फिर कश्मीरी खुद ही आज़ादी का ऐलान कर दें और पाकिस्तानी आर्मी के लिए जैसे कारपेट बिछा दें। पार्टीशन के बाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय फ़ौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही थीं। पाकिस्तान ने सोचा क्यों न इन कार्रवाइयों में तेज़ी डाली जाए। पाकिस्तान ने डिज़ाइन किया ऑपरेशन जिब्राल्टर। आप नाम देखें ज़रा, जिब्राल्टर नाम है इस छोटे से मुल्क का जहाँ पर कभी तारक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जलाई थीं। वो एक मुसलमान फ़ौजी कमांडर थे जिन्होंने स्पेन फ़तह किया। रिवायत है कि वो समंदर पार करके स्पेन के साउथ में उतरे तो उन्होंने कश्तियाँ जला दी थीं कि अब फ़तह या मौत, उन्हें फ़तह मिली थी। वैसे ये कश्तियाँ जलाने वाली बात तारीख़ी तौर पर साबित तो नहीं, लेकिन वाक़या ऐसे ही सुनाया जाता है। अब ऑपरेशन का नाम ऐसा रखा जाए तो सीरियसनेस भी वैसी ही होनी चाहिए, वैसी तो नहीं थी। जुलाई और अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने हज़ारों कश्मीरी नौजवानों को हल्की सी ट्रेनिंग देकर LOC के पार पहुंचाया और मिशन ये दिया कि भारतीय डिफेंस लाइंस को कमज़ोर किया जाए। उन लोगों में 14-14 साल के बच्चे भी थे। ट्रेनिंग ना होने के बराबर थी, कोई प्रॉपर कमांड नहीं थी, बस जाओ और तबाही मचाओ। पाकिस्तान सीधे स्वभाव हमला इसलिए नहीं करता था क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती बहुत अच्छी थी। हमारे डिफेंस और इकानमी दोनों अमेरिका की वजह से ही चल रहे थे और अमेरिका हमें कहता था कि भाई भारत पर हमला नहीं करना, आपस में बैठकर कोई सेटलमेंट कर लें। पाकिस्तान को ये बात पता थी कि कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं निकल सकता, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया और रंग ये दिया कि भाई कश्मीरी खुद अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हमने तो कोई जंग नहीं लगाई, हम तो अमन पसंद लोग हैं। जब भारत को ये एहसास हुआ कि कश्मीर में हुआ क्या है, फ़ौरन 1 लाख फ़ौजी कश्मीर में भेज दिए। मिशन कश्मीर का दूसरा फेज़ था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। आइडिया ये था कि भारत की 2 ही हाईवेज़ बाकी सारे भारत को कश्मीर से मिलाती हैं। कोई भी कश्मीर में दाखिल होना चाहता तो वो अखनूर से दरिया चनाब क्रॉस करता या फिर उधमपुर के करीब डोमेल से गुजरता। अगर ये इलाके पाकिस्तान के कंट्रोल में होते तो सारे कश्मीर की भारतीय फ़ौज अपने मरकज़ से अलग हो जाती। ना उसे असला पहुंच सकता था, ना फ्यूल, ना खाने का राशन। सरेंडर करने के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं बचता। आइडिया अच्छा था, ये प्रॉपर मिलिट्री एक्शन था और पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एडवांटेज था। उस इलाके में भारत के पास AMX टैंक्स थे, जबकि पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक्स थे। जहाँ एक तरफ पैटर्न टैंक्स AMX के मुकाबले में बहुत बेहतर था, वहीं पाकिस्तान के पास 6 के मुकाबले में 1 टैंक का एडवांटेज भी था। यानी पाकिस्तान अगर एडवांस करता तो पाकिस्तान ने भारत की फ़ौज को उड़ा के रख देना था, लेकिन हुआ कुछ और। जाहिर सी बात है, जनरल अयूब अच्छी तरह समझते थे कि अगर पाकिस्तान इस तरीके से कश्मीर हासिल कर लेता है तो भारत भी फिर चुप नहीं बैठेगा, वो भी पूरी ताकत के साथ लाहौर पर हमला करेगा। भारत के लिए भी फिर ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाएगा, क्योंकि फिर भारत के पानियों पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। 1947 में भारत आधा कश्मीर पाकिस्तान से हार गया। 1962 में अक्साई चीन का इलाका चीन से हार गया। अगर 1965 में बाकी आधा कश्मीर भी पाकिस्तान से हार जाता तो भारत एक जोक बनकर रह जाता। कहते हैं इसलिए जनरल अयूब खान एक भरपूर जंग से बचाने के लिए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने कहा कि यही मौका है, अगर जंग लगती है तो संभाल लेंगे, फ़ौज में दम है। जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने ही ऑपरेशन जिब्राल्टर बनाया था और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की भी क़यादत करनी थी। 1 सितंबर 1965 को ऑपरेशन शुरू हुआ। पाकिस्तान फ़ौज बिल्कुल प्लान के मुताबिक तेज़ी से एडवांस कर रही थी, लेकिन फिर ऑपरेशन शुरू होने के 2 दिन बाद अचानक जनरल अयूब खान ने कमांडर को चेंज कर दिया और अपने फेवरेट ऑफिसर जनरल याहिया को कमांडर बना दिया। शायद ये जनरल अयूब की ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला था। जनरल याहिया जिन एक्टिविटीज़ की वजह से मशहूर हैं, शायद वो उन्हीं में लगे हुए थे और उनकी हालत ये थी कि फ़ौज दुश्मन के इलाके में घुसी हुई थी और जनरल साहब से रब्ता ही नहीं हो रहा था। तकरीबन 1 दिन तक उनसे रब्ता ना हो सका और फ़ौज का एडवांस वहीं पर रुक गया। बस इसी 1 दिन लेट होने की वजह से भारतीय फ़ौज वहाँ पर रीग्रुप कर गई और उनकी इतनी मदद आ गई कि पाकिस्तान का जो एडवांटेज था वो ख़त्म हो गया। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ऑपरेशन जिब्राल्टर का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कश्मीर में पाकिस्तान का प्रेशर थोड़ा कम करने के लिए 6 सितंबर को भारत ने लाहौर और सियालकोट पर हमला कर दिया। 1965 की धुआंधार जंग का भी कोई नतीजा ना निकल सका।
भारत में ये बताया जाता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के लोगों को वर्गलाया है, वरना कश्मीर के लोग तो सुकून से भारत के साथ रहते। भारत में तो ये भी कहा जाता है कि कश्मीर में अगर भारत मुखालिफ कुछ भी होता है तो वो पाकिस्तान की तरफ से है। ये तो गलत है। कश्मीर के लोग तो 1947 से ही पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन भारत ने कभी भी ऐसा होने नहीं दिया। ये तो सीधा साधा सा कब्जा है, लेकिन अपनी बुराई तो कोई नहीं बताता। पाकिस्तान में झूठ ये बोला जाता है कि 1965 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। ये भी गलत है, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर लेने की कोशिश की थी और ले भी सकता था, लेकिन फिर हमारा अपना ही दिमाग घूम गया और कश्मीर हाथ से निकल गया। ये दूसरी बार थी जब कश्मीर हमने अपने हाथों से गंवाया था। एक दफ़ा 1948 में यूएन में रेजोल्यूशन पर साइन करके और दूसरी दफ़ा 1965 में जनरल याहिया को कमांड देकर। यहाँ से भारत में पाकिस्तान की इमेज भी बुरी होनी शुरू हो गई। हमें याद रखना चाहिए कि जब पाकिस्तान और भारत की तकसीम हुई थी तब मुसलमानों और हिंदुओं में शदीद किस्म की नफ़रत पैदा हो चुकी थी। उस पार्टीशन के दौरान जिस तरह इंसानों के अंदर के दरिंदे बाहर निकले थे उसकी मिसाल नहीं मिलती। इतनी नफ़रतों के दरमियान पार्टीशन हुई, सारी दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई, लाखों की तादाद में कत्ल हुए। इस तरह के माहौल में पाकिस्तान ने कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन की पॉलिसी बनाई। हम कर तो ये सकते थे कि डायरेक्ट फ़ौज के ज़रिए हमला करते और कश्मीर लेने की कोशिश करते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारी नज़र में तो हम कश्मीर के लोगों की आज़ादी लेने में मदद कर रहे थे, लेकिन अगर भारत की नज़रों से देखा जाए तो हम उनके इलाके में साजिश कर रहे थे। भारत ने जब जूनागढ़ पर कब्जा किया तो उसने सीधा हमला किया, कोई ट्रिक नहीं चलाया, लेकिन हम कश्मीर में ट्रिक्स चला रहे थे। हमारी इन्हीं पॉलिसी की वजह से लाखों की तादाद में भारतीय फ़ौज कश्मीर में आ बैठी और दूसरी तरफ भारत ने अपनी पब्लिक को ये इमेज देनी शुरू कर दी कि पाकिस्तानी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, बहादुरों की तरह नहीं लड़ते, सामने नहीं आते। जनरल अयूब खान अपने फेवरेट जनरल याहिया खान को आर्मी चीफ बनाकर खुद सदर का ओहदा छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ मशरकी पाकिस्तान में हमने आज़ादी से लेकर 1971 तक उनके हकूक़ नहीं दिए थे। हमारी अपनी पब्लिक हमारे खिलाफ ज़्यादा हुई पड़ी थी। जनरल याहिया ने अपनी फ़ौज को अपनी पब्लिक के खिलाफ ऑपरेशन करने का हुक्म दे रखा था। उस वक्त भारत ने मौका देखा और हमला कर दिया, लेकिन भारत में बताया ये जाता है कि मशरकी पाकिस्तान से बहुत से लोग हमारे बॉर्डर में दाखिल हो रहे थे, इसलिए हमने हमला किया है। लेकिन जाहिर है ये है, पाकिस्तान दुश्मन था, बहुत कमज़ोर था, हमला करके जीत मिल सकती थी और जीत ली भी गई। पाकिस्तान के 90,000 फ़ौजी भारत की कैद में चले गए। वर्ल्ड वार 2 के बाद तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त हुई। 1972 में भुट्टो साहब सदर थे, वो भारत से कैदी छुड़ाने के लिए भारत गए। उस वक्त 2 जुलाई 1972 को एक मायदा हुआ जिसका नाम शिमला एग्रीमेंट है। वैसे तो सिर्फ इस एग्रीमेंट पर एक पूरी वीडियो बन सकती है, लेकिन ये बातें फिर कभी सही। अभी सिर्फ सबसे बड़ी बात कर लेते हैं। उस एग्रीमेंट में भारत ने पाकिस्तान से ये साइन करवा लिए कि हम अपने डिस्प्यूट्स यानी कि कश्मीर का मसला आपस में बैठ के सॉल्व करेंगे। कोई यूनाइटेड नेशंस या कोई दूसरा मुल्क दरमियान में नहीं आएगा। आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो ये कि पाकिस्तान को ये हक़ नहीं रहा कि वो दुनिया को दरमियान में ला सके कि देखें जी कश्मीर में भारत क्या कर रहा है। जब भी इस तरह का कोई मामला होगा तो भारत साफ कह देगा कि भाई पाकिस्तान ने एक मायदे पर साइन किए हैं, उसके मुताबिक हम अपने मामला खुद आपस में ही सेटल करेंगे, आप कौन होते हैं। शिमला एग्रीमेंट के बाद से लेकर अब तक बरतानिया जो कि ये मसला बना कर गया था, यूएन और दुनिया के किसी भी और मुल्क से बात की जाए कि इस मसले को हल करवाया जाए तो वो यही कहते हैं कि भाई पहले आप ख़ुद तो आपस में डिसाइड कर लो कि हमें साथ बिठाना है या नहीं। आखिर आप लोगों ने खुद ये माहिदा किया हुआ है कि दोनों के मामलात के दरमियान कोई तीसरा मुल्क नहीं आएगा, लेकिन जाहिर है ये माहिदा पाकिस्तान ने किसी मजबूरी के तहत किया था। पाकिस्तान के 90,000 फ़ौजी उस वक्त भारतीय कैद में थे, उनको भी तो छुड़वाना था। हम माहिदा कर लिया है तो मुकर भी नहीं सकते। दूसरी तरफ भारत ने भी ये माहिदा करके पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है कि वो बिलो दी बेल्ट अटैक करे, क्योंकि डिप्लोमेटिक रास्ता तो कोई उसने छोड़ा नहीं। वर्ल्ड वार 2 के बाद से अमेरिका और रूस सारी दुनिया में एक दूसरे से प्रॉक्सी वार्स लड़ते रहते थे। फतह रूस को मिलती थी, अमेरिका बहुत तंग था। फिर 1979 में रूस ने अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजें घुसाईं तो अमेरिका ने पाकिस्तान से रब्ता किया। पाकिस्तानी ISI और CIA ने मिलकर प्लान बनाया कि रूस को अफ़गानिस्तान में शिकस्त दी जाए। प्लान ये बना कि उस जंग को मजहबी जंग बना दिया जाए। अब इतने सारे लश्कर और मजहबी जंगी तंजीमें बन गई कि सारा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भर गया। अफ़गानिस्तान में ये जंग 10 साल तक चलती रही, लेकिन फिर रूस की इकानमी इतनी कमज़ोर हो गई कि मुल्क अंदर से ही टूट गया। जैसे ही जंग ख़त्म हुई, अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा सब मजहबी जंगजू आपका मसला है भाई, हम तो चले। अब पाकिस्तान इन सब का क्या करता?
तो पाकिस्तान ने इनको दिखाया अगला रास्ता, और वो रास्ता था मिशन कश्मीर। और अब पाकिस्तान की मजबूरी थी कि किसी को इतने साल लगाकर मजहबी जंगजू बनाया हो और फिर कह दिया जाए कि अब लड़ना नहीं, करियाने की दुकान खोलो। तो भाई फिर उन्होंने तो गले पड़ना ही था। जब पाकिस्तान ने मजहबी जंगजू कश्मीर में भेजना शुरू कर दिए तो भारत को फिर से कश्मीर में कई लाख फौजी खड़ा करना पड़े। भारत ने इस बात को सारी दुनिया में दिखाना शुरू कर दिया कि भाई देखें, पाकिस्तान हमारे इलाकों में मजहबी जंगजू भेज रहा है। और सारी दुनिया को ये बात बुरी लगती है कि पाकिस्तान हमेशा डिप्लोमेटिक तरीके छोड़कर मजहबी जंग शुरू कर देते हैं। हालांकि इसमें कसूर भारत का भी है। पहले UN रेजोल्यूशन और फिर शिमला एग्रीमेंट करके पाकिस्तान के हाथ बांध देता है, और फिर हमारे लीडर्स भी ऐसे हैं कि जीती हुई बाजी हार जाते हैं। पाकिस्तान के पास फिर ऑप्शन ही कोई नहीं बचता। फिर पाकिस्तान अपना पानी हासिल करने के लिए जो कुछ करता है उस पर भी लोग कहते हैं कि देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है। ये बात भारत समझने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान अपने पानी का इख्तियार दुश्मन के हाथ में तो नहीं दे सकता ना। भारत जब चाहे कश्मीर के ग्लेशियर पर बम फोड़े, इस तरह पाकिस्तान में सैलाब आ जाए, और जब चाहे दरिया का रास्ता मोड़ के पाकिस्तान का पानी बंद कर दे। पाकिस्तान का पानी जब तक पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं आ जाता ये मसला कायम रहेगा। अगर भारत का पानी पाकिस्तान के कंट्रोल में होता तो भारत भी यही कुछ करता। भारत अपनी कौम को यही बताता है कि पाकिस्तान एक मुआहदा करता है और मुकर जाता है। UN रेजोल्यूशन में ये बात तय हुई कि पाकिस्तान कश्मीर से अपनी फ़ौजों को निकाल लेगा, लेकिन नहीं निकालता। हमें कहता है कि आप गलत हैं वगैरह वगैरह, लेकिन खुद वो काम नहीं करता जो मसला हल करने के लिए पहला स्टेप है। और बात भी बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेप यही लिखा है, और लियाकत अली खान की गवर्नमेंट ने इस बात से एग्री भी किया था। फिर पाकिस्तान खुद आगे बढ़कर लड़ने की बजाय पब्लिक को जंगजू बनाता है। ऑपरेशन जिब्राल्टर और फिर 1980s और 1990s की कश्मीर रेजिस्टेंस से ये बात साबित हो जाती है कि पाकिस्तान ना तो डिप्लोमेटिक तरीके से कोई जोश दिखाता है और ना ही जंग के। पाकिस्तान खुद तो मासूम बनता है और पब्लिक को लड़वाता है। अब मसला ये है कि हालात ही कुछ ऐसे रहे हैं। अगर कोई अच्छा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता तो ऑपरेशन के दौरान ही कमांडर चेंज कर दिया जाता और फिर सारे ऑपरेशन का सत्यानाश हो जाता। जी हाँ, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की बात कर रहा हूँ। और डिप्लोमेटिक तरीके जितने भी हैं वो भारत ने मुआहदे करके बंद कर रखे हैं। पाकिस्तान आखिर करे तो करे क्या। और फिर ये भी याद रखना चाहिए कि जिस तरह की नफ़रतों में भारत और पाकिस्तान की तकसीम हुई, वो नफ़रतें यकदम तो ख़त्म नहीं हो सकती। भारत के लोग तो ये समझते हैं कि इनका मुल्क तो काटा पाकिस्तानियों ने, लेकिन अब इनको कौन समझाए कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़े इलाके का नाम था, इसमें बहुत सी कौमें थीं, ये एक मुल्क था ही नहीं। जब अंग्रेज़ों से आज़ादी का वक्त आया तो कुछ कौमों ने फ़ैसला किया कि हम भारत नाम का मुल्क बनाएंगे, और कुछ कौमों ने ये फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान नाम का मुल्क बनाएंगे। और आखिर में जब हालात एक जैसे ना हों, पहले पाकिस्तान बहुत अमीर था और भारत बहुत गरीब था। फिर स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तान भारत से बहुत आगे था। 1993 में पाकिस्तान 4 स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन था। 1985 से 2001 तक पाकिस्तान क्रिकेट में भारत को हमेशा हराता रहा। जाहिर है इस सारे मामले से भी एक कॉम्प्लेक्स जन्म लेता है, और उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान की इकानमी भारत से बहुत पीछे रह गई और हम भारत से बहुत से शोबों में भी पीछे रह गए। कसूर तो हमारा अपना है, लेकिन अब जब भारत के लोगों को पाकिस्तान का मजाक उड़ाने का मौका मिला है, जाहिर है भाई वो मजाक तो उड़ाएंगे। उन्होंने इस मौके के लिए बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया होगा। अब होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की पॉलिसीज़ को रीसेट किया जाए। भारत के साथ मिलकर उन्हें ये समझाया जाए कि दुनिया के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, रीजन्स की तरक्की का दौर है, इसलिए हमें अब आपस में नहीं लड़ना। हमारे मसले भी एक ही हैं, हमें भी पानी चाहिए, आपको भी। आपने भी तरक्की करनी है और हमने भी। कुछ मिलजुल कर हिसाब लगाते हैं, पुरानी बातें छोड़ें, हम साजिशें नहीं करेंगे और आप मसले हल करवाने की तरफ आएँ। हम आपस में दोस्ती इतनी कर लें कि ये बॉर्डर्स अपनी हैसियत खो दें। यूरोप को ये बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी। तो आएँ आज से हम भी इन बातों पर अमल शुरू करते हैं। मुझे तो इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान से अगर ऐसा कोई लीडर उठे तो भारत भी बात सुनेगा, लेकिन पहल तो पाकिस्तान को ही करनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान में ऐसा लीडर कब आएगा और कौन आएगा, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में।